हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि आज हमने बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। इससे पहले आपने चैप्टर 8 में पढ़ा, ठीक है, चैप्टर 9 में पढ़ा कि जो मोशन होता है, ऑब्जेक्ट्स का मोशन है ना, कि ऑब्जेक्ट्स का मोशन के बारे में आपने पढ़ा। और ऑब्जेक्ट में मोशन कैसे आता है? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई होने पे ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं मोशन पे आते हैं। साथ ही साथ यही जो फोर्स है, ये क्या करता है? स्पीड और डायरेक्शन किसी भी मोशन की कम या ज्यादा करता है, चेंज करता है। तो ये सारी बातें आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब आप देखते हैं कि जितने भी आपके जैसे कि जो स्टार्स है ना, आपके आप देखते हैं प्लैनेट है, प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं, मून अर्थ के अराउंड घूमता है। आप क्या करते हैं, कोई किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी किसी हाइट से ऊपर आप ड्रॉप करो तो नीचे क्या हो जाएगा? गिरता है। तो कुछ ऐसा, कुछ फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन सब में लग रहा है, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसको कहते हैं बच्चों ग्रेविटेशन, है ना। तो आज हमें ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है चैप्टर में, कि ग्रेविटेशन होता क्या है, उनके बारे में पढ़ना है। इनसे रिलेटेड चीजें हमें देखनी है। तो इन सबको देखने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो ग्रेविटेशन के बारे में हमें पढ़ना है और समझेंगे कि ग्रेविटेशन में क्या क्या चीजें होती है। इन सब के बारे में हमें आज क्या करना है, जानकारी लेनी है, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने आपको बताया ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है ना। आपने देखा है कि जो मून है ना, मून क्या करता है? अर्थ के अराउंड घूमता है ना। मून क्या करता है? अर्थ के अराउंड घूमता है। और बोलते भी कि मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून क्या करता है? अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है। एक ऑब्जेक्ट जब आप ऊपर से छोड़ो, थ्रोन अपवर्ड, वो क्या करेगा? सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ गिरता है, फॉल डाउनवर्ड। तो इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिम, है ना। कहा गया कि भाई न्यूटन जब एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो एक एप्पल गिरा, एप्पल उनके सामने गिरा। जो फॉल ऑफ एप्पल है, न्यूटन को ये सोचने पे मजबूर किया कि जो अर्थ है कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, कैन इट अट्रैक्ट द मून, कि जो अर्थ है जब एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है तो क्या अर्थ मून को भी अट्रैक्ट करती है? तो इज द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस, है ना। यानी एप्पल का नीचे गिरना, एप्पल का नीचे फॉल होना, और मून का क्या करना? रिवॉल्व करना अराउंड अर्थ। भाई जब एप्पल नीचे गिर रहा है, जब अर्थ क्या कर रही है? एप्पल को अट्रैक्ट करती है। तो जो अर्थ है मून को भी अट्रैक्ट कर रही है, तो मून भी क्या कर रहा है? अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। तो क्या इन दोनों में जो लगने वाला फोर्स है, क्या वो सेम है ना। ये न्यूटन इस सबको सोच रहे थे। तो उन्होंने कहा कि दैट सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस। उन्होंने कहा कि दोनों केसेस में क्या लगता है? सेम फोर्स लगता है। एप्पल के केस में भी और मून के केस में भी क्या लगता है? सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? लग रहा है ना। ही आर्ग्यू दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। उन्होंने ये बोला कि ऑर्बिट के हर पॉइंट पे जो मून होता है वो क्या करता है? फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ नीचे गिरता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। भाई जो आप देखते हैं कि ये अर्थ है, ये अर्थ है सपोज करके, और ये क्या करता है? मून इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है ना। चारों तरफ चक्कर चक्कर लगा रहा है। तो हर एक पॉइंट पे हम देखते हैं, हर पॉइंट पे जो मून है, ये क्या है? मून है। हर पॉइंट में मून क्या करता है? अर्थ की तरफ ही तो नीचे को गिर रहा है, तभी तो ये सर्कुलर मोशन में चल रहा। अगर नहीं गिरता तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन में चले जाता, है ना। सीधा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में चले जाता। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता बच्चों? ये सीधा स्ट्रेट लाइन में चला जाता, ठीक है ना। तो उन्होंने ये बातें बताई, ठीक है ना। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। पर हम देखते नहीं ना, हम मून को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हुए, गिरते हुए नहीं देखते, है ना। तो इसको सुनने के लिए हम क्या करते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ मून बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी है उसको करते हैं और फिर देखते हैं। आप क्या कीजिए, एक पीस ऑफ थ्रेड ले लीजिए। सपोज हमने क्या किया? एक पीस ऑफ थ्रेड ले लिया, है ना। पीस ऑफ थ्रेड लिया हमने, और उसमें एक हमने क्या कर दिया? उस पर एक स्टोन बांध दिया। उस पर क्या करते हैं बच्चों? एक स्टोन बांध दिया, ठीक है ना। होल्ड द अदर एंड, उस थ्रेड के एक पकड़ा और उसको घुमाया उस तरफ। तो आप देखेंगे कि वो जब आपको घुमाओगे तो इस तरीके से घूमता है वो, है ना। इस तरह से घूमता है। तो आप क्या करें? मोशन ऑफ द स्टोन को आप नोट करिए, थ्रेड को छोड़ दे, रिलीज कर दे यार, और वापस से डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्टोन देखे। तो जैसे ही आपने बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड,
थ्रेड को रिलीज करने से पहले आप देखेंगे जो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विद अ सर्टेन स्पीड एंड चेंज डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। भाई ये पत्थर है, इसने इस डायरेक्शन में जाना था लेकिन इसने क्या कर दिया, इधर को अपनी चेंज कर दिया। फिर इसने इधर जाना था लेकिन इधर को चेंज कर दिया। फिर इसने इधर जाना था, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। फिर इधर जाना था, इसने अपने डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी। क्या करती बच्चों, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो इस तरीके से क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो हर पॉइंट पे सर्टेन स्पीड के साथ चेंज करता है अपनी डायरेक्शन। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये जो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है भाई, इसके डायरेक्शन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, चेंज इन डायरेक्शन। तो ये चेंज इन डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में चेंज है। जो डायरेक्शन में चेंज की वजह से क्या होता है, चेंज होता है वेलोसिटी में। तो हमने देखा, हमने बात की कि जो चेंज है भाई, जो डायरेक्शन में जो चेंज है, देखो स्टोन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। स्टोन क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो हर यहाँ पे स्टोन क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। भाई यहाँ पे इसने इधर को आना था लेकिन इसने डायरेक्शन चेंज कर दी। फिर इसने इधर जाना था, डायरेक्शन चेंज कर दी। फिर इसने ऊपर को जाना था, फिर डायरेक्शन चेंज कर दी। हुआ क्या है कि डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो चेंज इन डायरेक्शन से क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और आपको पता है कि वेलोसिटी में चेंज क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जो फोर्स है दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा ना सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, ठीक है ना। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा है ना। तो फोर्स क्या करता है, वो फोर्स जो किसी बॉडी को क्या करता है, किसी बॉडी को मजबूर करता है कि वो सर्कुलर पाथ में रिमूव करे। भाई यहाँ पे स्टोन को आप घुमा रहे हैं ना, स्टोन को घुमा रहे हैं, तो एक अंदर की तरफ क्या लग रहा है, अंदर की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जो इस स्टोन को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने में मदद कर रहा है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंटर मतलब सेंटर सीकिंग, अंदर की तरफ क्या कहते हैं, सेंटर सीकिंग। तो इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, जो स्टोन है वो क्या चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। अगर आपने क्या किया, आपने थ्रेड छोड़ दिया, तो अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप क्या कर रहे थे पहले, आप क्या कर रहे थे पहले, स्टोन को, जो आपने स्टोन को बांधा हुआ है थ्रेड से, उसको घुमा रहे हैं। आप देखते हैं अपने हाथ की डायरेक्शन इस तरह से घुमाते, तो जैसे आपने छोड़ा पहले, तो आप क्या कर रहे थे, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो अंदर को रिवॉल्व कर रहा था। जैसे आपने छोड़ा तो सीधा स्ट्रेट लाइन में चले गया, यानी अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो वहां से रिमूव हो गया। क्या हो गया बच्चों, रिमूव हो गया। तो स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दिस सर्कुलर लाइन विल बी अ टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, है ना। ऐसे चले जाएगा ना, अभी जैसे आप छोड़ेंगे तो ऐसे चले जाएगा। तो आपको पता है ना कि जो लाइन सर्कल को छू के जाती है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जो लाइन सर्कल को छू के जाती है उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, ठीक है ना। द स्ट्रेट लाइन दैट मीट द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है ना। तो ये थी। तो जो मोशन होता है मून का अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना भाई। जो मून का मोशन हो रहा है अर्थ के अराउंड, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही होता है। ठीक है, जो मोशन है मून का अर्थ के अराउंड, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है बच्चों, प्रोवाइड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या प्रोवाइड करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को प्रोवाइड करेगा अर्थ का। इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। जैसे पत्थर गया ना सीधा स्ट्रेट लाइन में, ऐसी मून भी चले जाएगा अगर कोई भी ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो, है ना। तो इट इज सीन दैट फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ, इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग अराउंड एन एप्पल, व्हाई, है ना। अगर हमने देखा कि भाई जो पेड़, जो एप्पल है वो नीचे की तरफ गिर रहा, तो अर्थ क्या कर रही है, एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है। क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है? अगर ऐसा होता तो हमें अर्थ तो एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होती भी नहीं दिखाई देती,
है ना, अर्थ भी हमें एप्पल की तरह नहीं दिखाई देती। तो भाई क्योंकि हमने ये पढ़ा है थर्ड लॉ, न्यूटन का जो हमने थर्ड लॉ पढ़ा है, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का क्या होता है, अपना इक्वल और अपोजिट रिएक्शन है। यानी जब एप्पल नीचे फॉल हुआ, एप्पल नीचे फॉल हुआ अर्थ की तरफ, यानी अर्थ ने क्या किया, एप्पल को अट्रैक्ट किया, अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया, तो एप्पल ने भी अर्थ को अट्रैक्ट करना चाहिए, ये न्यूटन थर्ड लॉ कहता है। और ऐसा होता भी है, लेकिन हमको अर्थ एप्पल की तरफ जाती हुई नहीं दिखाई देती, हमको अर्थ एप्पल की तरफ जाती हुई नहीं दिखाई देती। ठीक है ना। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने न्यूटन का क्या पढ़ा है, सेकंड लॉ पढ़ा है, और वहां पे देखा है कि जो भाई किसी भी गिवन फोर्स के लिए, कोई भी फोर्स है गिवन फोर्स के लिए, एक्सेलरेशन क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड लॉ क्या कहता है, फॉर अ गिवन फोर्स जो एक्सेलरेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट के, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा मास उतना कम एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा मास उतना कम एक्सेलरेशन, और जितना कम मास उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो जो एप्पल का मास है ना के बराबर है, एप्पल का मास क्या बच्चों, ना के बराबर, नेग्लिजिबली स्मॉल है कंपेयर टू अर्थ। तो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड द एप्पल। तो हमें इस वजह से जो अर्थ है वो एप्पल की तरफ जाती भी नहीं दिखाई देती। एक्सटेंड द सेम आर्गुमेंट फॉर व्हाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड द अर्थ, कि भाई क्यों जो अर्थ है वो मून की तरफ क्यों नहीं दिखाई देती, है ना। तो हमारे सोलर सिस्टम में हम देखते हैं कि भाई जितने भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड घूमते हैं। By arguing the same way, we can say that there exists a force between sun and planet. sun और planet के बीच में जैसे force of attraction होता है, तो from the above facts, न्यूटन ने ये conclude किया that not only does the earth attract an apple and the moon, but all the objects in the universe attract each other. This force of attraction between objects is called gravitational force. ठीक है, न्यूटन ने बताया कि अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है, इसके अलावा यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। समझ आए बात को, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, यूनिवर्स में क्या है बच्चों, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और उसे हम ग्रेविटेशनल, जैसे कि आप अगर आप अपने स्कूल में बैठे हैं, आपके स्कूल में आपके आसपास स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा, दूसरा पहले वाले को अट्रैक्ट कर रहा होगा। आप देखते हैं आपके अगल बगल कुछ क्या ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, जैसे चेयर है, तो चेयर आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप चेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हर बॉडी, हर ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में जितने ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट उनकी तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, कुछ जाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताएगा कि ऐसा क्यों होता है ना। तो उसके लिए आपको समझ आया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है ना। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है इसके बारे में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसके बारे में बताता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है ना। यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, every object in the universe attracts every other object with a force which is
proportional to the product of their masses ठीक है, and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फोर्स के साथ। वो फोर्स क्या होता है, उनके प्रोडक्ट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कैसे? सपोज करके एक आपके पास ऑब्जेक्ट ये रहा और दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा है ना, इसका मास सपोज क्या है m1 है, इसका मास क्या है m2 है, और इनके बीच की दूरी सपोज क्या है बच्चों d है ना। ये एक ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट क्या है B है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है d। इनके बीच की दूरी कितनी है d। अब समझ आया आपके पास, इनके बीच की दूरी कितनी है d हो गई। तो इनके बीच में क्या लगता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। वो फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी जो F होगा वो आपका M1 और M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, उनके बीच की दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, दोनों को कंबाइन करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करते हैं जब, तो क्या आता है, ये आ जाता है F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है ना। अब इस M को, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, यहाँ पे आता है G M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। और ये जो G ही है, ये जो G है यही क्या होता है बच्चों, G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना। D क्या कहलाता है बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है D। ठीक है ना, D आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। G क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई होगी बात आपको समझ में कि ये चीजें क्या होती है। ठीक है ना। तो ये बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कांस्टेंट है, जो SI की अगर आप G की यूनिट निकालें, तो G क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से G क्या हो जाएगा, F D स्क्वायर अपॉन M1 M2, है ना। क्या हो जाएगा, F D स्क्वायर अपॉन M1 M2, इसका हो जाएगा। आपको पता है कि जो फोर्स है, फोर्स को हम किस में करते हैं, न्यूटन में करते हैं, और D क्या है बच्चों आपका, D मीटर में होता है, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, है ना। और जो मासेस है, मासेस किस में होते हैं, किलोग्राम में, है ना, तो केजी हो जाएगा, केजी हो जाएगा, तो केजी ऊपर जाएगा, केजी की पावर 2 हो जाएगा, तो इनकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2 ये जी की यूनिट होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2, है ना। ये होती है बच्चों एसआई यूनिट ऑफ जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एसआई यूनिट ये होती है। जो वैल्यू है जी की वाज फाउंड आउट बाय कैवेंडिश ने बताई थी बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस। और जो एक्सेप्टेड वैल्यू है जी की एक्सेप्टेड वैल्यू कितनी है, 6.673। जी की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है, 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। ठीक है, जी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है ना। तो वी नो दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कंप्यूट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ दिस फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग क्लोजली, और कंक्लूड हाउ डू यू नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स, है ना। आप
इस फोर्स को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। जैसे आप बोलते हैं ना, अब सपोज दो बच्चे आपस में बैठे हुए हैं, सपोज जैसे कि हमने बात करी कि एक क्लासरूम में एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। अभी हमने बात करी यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट क्या कहता है कि हर ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी ए और बी तो आपस में अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब इन दोनों के बीच का जो आर है वो बहुत छोटा है, जो इन दोनों के बीच का दूरी है डी वो बहुत छोटा होगा, है ना। इन दोनों के बीच की जो दूरी है डी बहुत छोटी है। और आपने देखा कि एफ क्या है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है, डी स्क्वायर है, सॉरी भाई एफ क्या है, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो डी आप आपस में दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपस में एक दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना डी भाई जितना कम होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। भाई उल्टा चलता है ना, यहाँ पे डी जितना, यहाँ पे क्या होता है, डी जितना कम है उतना फोर्स लगेगा। तो होता क्या है कि उनके बीच की दूरी और उनका मास भी तो होगा, उन दोनों का मास और उनके बीच की दूरी पे डिपेंड करेगा। भाई फोर्स क्या है, m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दो ऑब्जेक्ट उनका मास बहुत कम, दो ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम, तो उतना कम फोर्स लगेगा, है ना, उतना कम फोर्स लगेगा, दूरी उनके बीच में। उस वजह से दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट को क्या होता है, आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस नहीं होता, है ना। दोनों को क्या होता है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस नहीं होता, इस वजह से वो आपस में जाते हुए दिखाई नहीं देते, है ना। तो उनके बीच में बहुत ही कम फोर्स है। तो ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल है इन द सेंस दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल बॉडी, हर बॉडी के लिए, वेदर बॉडी बिग हो, बड़ी हो, वेदर वो सेलेस्टियल हो और आपकी टेरेस्ट्रियल हो, कैसी भी हो, सब पे क्या होती है बच्चों, अप्लाई करती है, सब पे क्या करती है, अप्लाई करती है। एक न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड ताकि आपको समझ आए। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि द मास ऑफ अर्थ इज, मास ऑफ अर्थ दिया है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, ये मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। अच्छा, और मून का दिया है मास ऑफ मून, मास ऑफ मून दिया है कितना, 7.4 इंटू 10 की पावर 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg। अगर इनके बीच की दूरी, किसके, अर्थ और मून के बीच की दूरी डी आपको दे रखा है 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर, है ना। इनके बीच की दूरी इतनी दे रखी है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, कितना फोर्स अर्थ मून पे लगाएगा, कितना फोर्स अर्थ मून पे लगाएगा, ये हमको निकालना है, ठीक है ना। फोर्स कितना लगेगा अर्थ के कारण, ये हमको निकालना है। तो इस तरीके से आपने ग्रेविटेशन के बारे में समझा होगा कि एक्चुअल में ग्रेविटेशन होता क्या है ना, और किस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है। तो इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।